मैं हूं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बहरौड। आज हम प्राकल्पना के संबंध में कंटिन्यूएशन में प्राकल्पना की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ हाइपोथेसिस और प्राकल्पना निर्माण में आने वाली प्रमुख कठिनाइयों, मेन डिफिकल्टीज इन फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस पर व्याख्यान करेंगे। ध्यान से सुनिए। प्राकल्पना की सीमाएं। प्राकल्पनाएं सामाजिक अनुसंधान में मार्गदर्शन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। फिर भी यदि इनका प्रयोग सावधानी से नहीं किया जाता है तो ये अध्ययन के लिए खतरा भी पैदा कर सकती हैं। इनके दोष या सीमाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्राकल्पना में अटूट विश्वास, फुल कॉन्फिडेंस इन हाइपोथेसिस। कई बार अध्ययनकर्ता प्राकल्पना को अपने अध्ययन का मार्गदर्शक न मानकर उसे सिद्ध करने के पक्ष में ही तथ्यों का संकलन करता है। ऐसी स्थिति में अध्ययन की वैज्ञानिकता समाप्त हो जाती है। इसलिए ही पीवी यंग ने लिखा है, एक अनुसंधानकर्ता को अपनी प्राकल्पना की शुद्धता को स्थापित करने के उद्देश्य से अध्ययन का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। सामाजिक अनुसंधानकर्ता को वैल्यू न्यूट्रल होकर, तटस्थ होकर, वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार ही अध्ययन को आगे बढ़ाना चाहिए। नंबर 2, प्राकल्पना आधारित तथ्य, हाइपोथेसिस बेस्ड फैक्ट्स। प्रारंभ में अध्ययनकर्ता प्राकल्पना के आधार पर ही तथ्यों का संकलन करता है, किंतु उसे चाहिए कि वह वास्तविक तथ्यों के आधार पर ही अपनी प्राकल्पना में संशोधन एवं परिवर्तन कर ले। ऐसा न करने पर संकलित तथ्य हानिप्रद एवं व्यर्थ सिद्ध होते हैं। इस संदर्भ में फ्राई ने लिखा है, मात्र विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में ही तथ्यों का संकलन नहीं करना चाहिए, वरन एक संस्था अथवा परिस्थिति की गवेषणा के में प्रश्नों को सदैव सुझाव के रूप में समझना चाहिए। नंबर 3, विशिष्ट अभिरुचियों तथा संवेगों का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट एंड इमोशंस। कई बार अनुसंधानकर्ता अपनी किसी विशिष्ट रुचि और संवेग के कारण एक विशेष अध्ययन विषय का ही चुनाव करता है और उसके प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाता है। तब उनके द्वारा किया जाने वाला अध्ययन अवैज्ञानिक हो जाता है। नंबर 4, अध्ययनकर्ता का प्रतिष्ठा बिंदु, प्रेस्टीज पॉइंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। कई बार अध्ययनकर्ता अपनी प्राकल्पनाओं को श्रेष्ठ और सही मान लेता है और उसके साथ अपने सम्मान को जोड़ लेता है। ऐसी स्थिति में वह प्राकल्पना के विपरीत अर्थात तथ्यों को भी स्वीकार नहीं करना चाहता। यह स्थिति वैज्ञानिक सत्य तक पहुंचने में बाधक है। स्पष्ट है कि यद्यपि वे प्राकल्पनाएं अनुसंधान के लिए उपयोगी होती हैं, फिर भी उनके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। इस संदर्भ में वेस्टावे ने उचित ही लिखा है, प्राकल्पनाएं वे लोरियां हैं जो कि असावधान को गाना गाकर सुला देती हैं। पीवी यंग लिखती हैं, यदि अनुसंधानकर्ता वास्तविक वैज्ञानिक भावना के आधार पर किसी विशेष परिस्थिति में तथ्यों को सिद्ध करने की ओर नहीं वरन सीखने और समझने की ओर बढ़ता है, तब उसकी प्राकल्पना कोई निहित स्वार्थ नहीं बनेगी, और यदि नवीन तथ्य उनकी प्राकल्पना को असत्य सिद्ध करते हैं तो उनकी ख्याति तथा प्रतिष्ठा को कोई आघात
नहीं पहुंचेगा। प्राकल्पनाओं की सीमाओं के साथ अब हम प्राकल्पना निर्माण में आने वाली कठिनाइयों पर भी चर्चा करेंगे। मेन डिफिकल्टीज इन फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। प्राकल्पना का निर्माण करना कोई सरल कार्य नहीं है। गुड एंड हैट के अनुसार इसके अंतर्गत दो प्रकार की कठिनाइयां आ सकती हैं। नंबर एक, सैद्धांतिक ढांचे से संबंधित तथा अध्ययन प्रणालियों से संबंधित। सैद्धांतिक ढांचे से संबंधित कठिनाइयां रिलेटेड टू द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। प्राकल्पना के निर्माण में सैद्धांतिक ढांचे से संबंधित निम्नलिखित कठिनाइयां आ सकती हैं। नंबर वन, स्पष्ट ढांचे की अनुपस्थिति, absence ऑफ डेफिनेट फ्रेमवर्क। कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि अनुसंधानकर्ता को विषय से संबंधित सिद्धांतों का ही ज्ञान नहीं होता है, तब वह उपयुक्त प्राकल्पनाओं का निर्माण नहीं कर पाता है। नवीन विज्ञानों के संदर्भ में यह बात अधिक खरी उतरती है। नंबर दो, ढांचे के तार्किक एवं कुशल प्रयोग का अभाव, लैक ऑफ लॉजिकल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ फ्रेम। यदि सैद्धांतिक ढांचा उपलब्ध है किंतु प्राकल्पना निर्माण में उसका प्रयोग तार्किक एवं कुशलता पूर्वक करने में अध्ययनकर्ता अक्षम है, तब भी सही प्राकल्पना का निर्माण नहीं किया जा सकता। नंबर दो, अध्ययन प्रणालियों से संबंधित कठिनाइयां रिलेटेड टू रिसर्च टेक्निक्स। वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान एवं अनुसंधान की प्रणालियों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, जिनके बारे में सभी को जानकारी होना आवश्यक नहीं है। आज सामाजिक संबंधों का अध्ययन एवं अभिव्यक्ति गणितीय सूत्रों में की जाने लगी है। कंप्यूटर द्वारा अध्ययन में मदद ली जाती है। अतः आवश्यक है कि प्राकल्पनाओं के निर्माण में अध्ययनकर्ता अध्ययन प्रणालियों को भी ध्यान में रखे ताकि अध्ययन में समय, श्रम और धन की बचत की जा सके। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कठिनाइयां भी प्राकल्पना के निर्माण में आती हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर वन, घटना की परिवर्तनशीलता, चेंजिएबिलिटी। सामाजिक घटनाओं की यह विशेषता है कि वे परिवर्तनशील हैं। जो स्थिति आज है वह कल नहीं रहेगी। मानव के विचार, विश्वास, भावनाएं, मनोवृत्तियों बदलती रहती हैं, अतः उनके बारे में अनुमान लगाना कठिन कार्य है। मानव संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक एवं उनके पारस्परिक संबंध भी बदलते रहते हैं, अतः उनके बारे में प्राकल्पना का निर्माण करना एक कठिन कार्य है। नंबर दो, अध्ययनकर्ता का पक्षपात, बाइसनेस बाय द रिसर्चर। प्राकल्पना निर्माण में एक कठिनाई अध्ययनकर्ता की अभिनति या पक्षपात भी है। यदि वह किसी पूर्वाग्रह से, प्रिजुडिस से ग्रसित है या किसी घटना के प्रति भावात्मक लगाव रखता है, तो उसके द्वारा निर्मित प्राकल्पना के दोषपूर्ण और अवैज्ञानिक होने की संभावना रहती है। नंबर तीन, सजातीवाद या समूह केंद्रितता, एथनोसेंट्रिसिज्म। इसका मतलब ये है कि अनुसंधानकर्ता या अन्य लोग भी कई बार अपने समूह जिसमें वो रहते हैं, जाति, वर्ग इत्यादि में, वो अन्य समूह से अपने आप को उच्च मानते हैं। उस भावना को हम एथनोसेंट्रिसिज्म कहते हैं। और वो कहीं ना कहीं अनुसंधान के दौरान पक्षपात कर जाते हैं, जिससे अनुसंधान के निष्कर्ष सही नहीं निकल पाते हैं। अब एथनोसेंट्रिसिज्म या सजातीवाद या समूह केंद्रितता पर हम चर्चा करते हैं। दूसरों की तुलना में अपने समूह, जाति, प्रजाति के प्रति व्यक्ति के मन में संवेदनशीलता और भावात्मक लगाव होता है, जिसे सजातीवाद या समूह केंद्रितता कहते हैं।
ऐसी दशा में व्यक्ति अन्य समाजों, समूह और संस्कृतियों की तुलना में अपने समाज, समूह और संस्कृति को श्रेष्ठ समझता है। ऐसी स्थिति में प्राकल्पना निर्माण में व्यक्ति का स्वयं का पक्षपात आना स्वाभाविक ही है। पीवी यंग ने प्राकल्पना के निर्माण के समय अध्ययनकर्ता को 3 बातों का ध्यान रखने का सुझाव दिया है। नंबर 1, अध्ययनकर्ता की तीक्ष्ण दृष्टि। नंबर 2, नियंत्रित कल्पना शक्ति तथा रचनात्मक चिंतन। नंबर 3, सैद्धांतिक ढांचे की उपलब्धता तथा उसका ज्ञान। अंत में हम कोहन के शब्दों में कह सकते हैं कि जो लोग विषय के पूर्व ज्ञान के अभाव में कोरे मस्तिष्क से अनुसंधान कार्य आरंभ करते हैं, उन्हें वैज्ञानिक उपलब्धियां बड़ी कठिनता से प्राप्त होती हैं। कुछ प्राप्त करने के लिए हमें विषय की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। किसी पूर्ण ज्ञान के अभाव में हम नहीं जान पाते कि किन तथ्यों को खोजना है तथा जांच हेतु क्या प्रासंगिक है। प्राकल्पना का निर्माण करते समय उपर्युक्त सभी बातों को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। प्रिय विद्यार्थियों, इस व्याख्यान से संबंधित कंटेंट्स रिटर्न मैटर आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध हो जाएंगे। उन्हें भी पढ़ें और इसका अध्ययन करते रहें। अब ये व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।